हेलो बच्चों। हम अग्निवीर के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमारा कल का टॉपिक था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और हमने टॉपिक को पूरा समझकर उसके आंकिक प्रश्न किए थे। एक बार उन आंकिक प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके आगे के करते हैं फिर। बच्चों, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था कि गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, और हमने पाया था कि गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, जो कि हमने थ्योरी में भी समझा था। इसके बाद में हमने अगला क्वेश्चन किया था कि एक वस्तु को एक निश्चित दूरी से गिराया जाता है, आधी दूरी तय करने पर उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, या दोनों होती है। तो हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था और पाया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, क्योंकि जब वस्तु गिर रही है शुरू में उसमें पूरी स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब वो गति भी कर रही है और एक सर्टेन ऊंचाई पर है तो उसमें स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन था कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। और ऊर्जा का न्यूटन इंटू मीटर भी एक मात्रक होता है। इसी प्रकार से बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर में सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए किस लेंस का या दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमने सोल्व किया था तो हमें अवतल दर्पण मिला था। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन था कि संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। बच्चों, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा हमने सोल्व की थी। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन था कि अगर कोई प्रणाली W कार्य को T समय में करती है तो उसकी क्षमता क्या होगी, P इज इक्वल टू W/T। ये पावर का फॉर्मूला है, जहाँ W तो कार्य है और T क्या है, समय। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन था कि एक पिंड का द्रव्यमान 200 ग्राम है और इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। और इसको हमने इस प्रकार सोल्व किया था कि जो पिंड है 200 ग्राम का है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे और इसका वेग कितना है, 20। 20 को 2 बार इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि 20 वेग है और वेग 2 बार आता है, स्क्वायर में आता है, तो इससे इसको काट दिया था और हमारा आंसर आ गया था 20 जूल, सॉरी 40 जूल। क्योंकि 20 को जब 0.2 से गुणा करेंगे और उसके बाद में 10 से करेंगे तो 40 जूल आंसर आ गया था। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन हमने किया था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान क्या संबंध होता है। तो हमने समझा था कि जैसे संवेग संरक्षण होता है कि पहले और बाद का संवेग बराबर होता है, उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण में भी यही होता है कि कोई भी घटना घटित होने के पहले की ऊर्जा और उसके बाद की ऊर्जा दोनों बराबर होती है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है कि ना तो वृद्धि होती है ना ही कमी होती है, और इसका यही सही ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन था कि एक m द्रव्यमान है, इसका संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, mv² या होता है p²/2m। अब यहाँ देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है, p² 2m नहीं है, p² 2m, यहाँ सेकंड वाला फॉर्मूला काम में लिया गया है। इसी प्रकार से बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन था कि पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा E है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों, इसका आंसर होगा 2E। इसी प्रकार से बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे और एक क्या था, p²/2m। इन फॉर्मूलों के आधार पे हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान m पे निर्भर करता है, v पे निर्भर करता है और p पर संवेग पर निर्भर करता है। तो हमें यहाँ क्या दिया गया है, केवल द्रव्यमान गलत, केवल ऊर्जा गलत, केवल वेग गलत, द्रव्यमान और वेग दोनों। बच्चों, क्वेश्चन को ऑप्शंस के आधार पे सोल्व करना होता है। यदि यहाँ पे वेग के साथ संवेग भी दिया होता तो भी ये सही होता,
इसी प्रकार से हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि एक अश्व शक्ति में, एक एचपी में क्या होता है, कितने वोट होते हैं, 746 वोट। और हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है बच्चों। इसके बाद में हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। जो 1 किलोवाट की बात करें, 1 किलोवाट घंटे की, तो हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का 1 किलो का मतलब 1000 होता है, और वाट को जूल इंटू सेकेंड लिखते हैं। इसके बाद में बच्चों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें सेकंड में लाना है। तो बच्चों 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो आंसर तो जूल में आ गया। और कितना आया, 36 इंटू 3 जीरो तो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 10 की घात 5 जूल। बच्चों ये डायरेक्ट याद रखना होता है, लेकिन हमने सोल्व करके भी देख लिया कि आया कैसे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर यानी कि शक्ति और ऊर्जा स्थानांतरण की दर किस प्रकार परिभाषित होती है, शक्ति। डायरेक्ट डेफिनेशन होती है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। और शक्ति की इकाई पूछी गई तो वॉट और जूल पर सेकंड, क्योंकि W अपॉन T होता है। W का क्या होता है, जूल, और T का सेकंड। तो हमें दोनों इकाइयाँ दी हुई है, इसलिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि A और B दोनों। इस प्रकार से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन था कि 1 जूल कार्य कब कहा जाएगा। जैसे कोई कार्य हुआ है तो 1 जूल कब कहा जाएगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और 1 मीटर विस्थापित हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर या 1 जूल। तो दोनों राशियों के मान 1 होंगे तो हमें 1 जूल कार्य मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। जो गतिज ऊर्जा के 2 सूत्र होते हैं, एक तो हाफ mv², एक होता है p² अपॉन 2m। बच्चों यहाँ v या u से लिख सकते हैं वेग को, क्योंकि वेग की बात कर रहे हैं और वेग को दोनों से लिखते हैं, प्रारंभिक अंतिम दोनों से लिखते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2 mv²। बच्चों इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन था कि ऊर्जा का एक रूप जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा हो तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा था कि 10 न्यूटन का एक बल एक निकाय पर काम कर रहा है, निकाय बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। तो कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, 10 न्यूटन का बल 5 मीटर विस्थापित हो रहा है तो 50 जूल। क्योंकि ये न्यूटन में है एंड ये मीटर में है, यहाँ जूल के बजाय हम न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं। और न्यूटन इंटू मीटर को ही बच्चों जूल कहते हैं। हमें मात्रक न्यूटन इंटू मीटर दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ न्यूटन इंटू मीटर कर लेंगे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था कि जूल किसके समतुल्य होता है। अभी जस्ट पहले हमने किया कि 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। बच्चों यहाँ ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नया लिख लो, 1 न्यूटन इंटू मीटर, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन था कि 5 सेकंड में 20 जूल कोई मशीन कार्य कर रही है, इसकी शक्ति क्या होगी। P बराबर W अपॉन T हमने पढ़ा था, तो P के लिए हम निकालेंगे कि जूल कितना, कार्य कितना 20 जूल, तो हमें कितना 5, कितना हो जाएगा बच्चों 4 वॉट। तो सी ऑप्शन हमें मिल गया था कि 4 वॉट इसका आंसर था। बच्चों इसके बाद में हमने ये क्वेश्चन किया था कि कोई 1500 किलोग्राम की कार है, कार कितनी थी 1500। कल शायद हमने ये गलत कर लिया था, आज इसे दोबारा कर लेते हैं। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा। U1 कितना आया था बच्चों 10 मीटर
पर सेकेंड। कैसे निकाला था? 5/18 से 36 को गुणा किया था, 2 बार कट गया था और 10 आ गया था। 5/18 से गुणा करके हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। और U2 कितना आया था बच्चों? U2 बोल दो या V बोल दो, 20 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से हम किया गया कार्य निकालेंगे। हमने कार्य ऊर्जा परिमेय कल पढ़ ली थी कि डेल्टा K किसके बराबर होता है? W के। कार्य ऊर्जा परिमेय ये कहती है बच्चों कि जो कार्य किसी निकाय के लिए किया गया है वो उस निकाय की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे कि जो कार्य है किसके बराबर होगा? हाफ mv² या v1² या u1² कर लो, प्लस माइनस, सॉरी 1/, पहले बाद वाली राशि लेते हैं इसलिए पहले 2 लेंगे फिर 1 लेंगे। तो इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं कि 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। m कितना दिया हुआ है? 1500 इंटू, जब 20 में से 10 को हटाएंगे तो 10 बचेगा, तो 10 को 2 बार गुणा करना है। 7500 इंटू 10 हो, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 7.5 इंटू 10 जूल। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर, ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या होती है? शक्ति। बच्चों ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया क्योंकि हमने पहले भी सोल्व किया था और डायरेक्ट हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। बच्चों इसके बाद आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये कि 150 ग्राम का एक द्रव्यमान है जो 100 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है। यदि द्रव्यमान 10 सेंटीमीटर चलता है, विस्थापन कितना दिया हुआ है? 10 cm यानी कि 0.1 मीटर। m कितना दिया हुआ है? 150 ग्राम यानी कि 0.15 kg। और क्या दिया हुआ है हमें? F 100 न्यूटन। बच्चों यहाँ पे हमें जो m दिया हुआ है और कार्य पूछा है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? Fs। तो हमें जो m दिया है वो दिया है डिस्टर्ब करने के लिए कि हम m में कोई फॉर्मूला सोचते रहें या अटकते रहें क्वेश्चन पे, क्योंकि m तो कार्य के फॉर्मूले में काम ही नहीं आता। फोर्स कितना? 100 और विस्थापन कितना? 0.1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 जूल। खत्म। तो हमें दे दिया 10 जूल। तो इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लेवल का क्वेश्चन है कि जैसे कोई वस्तु है उसको हम जमीन से पहले 5 मीटर उठा रहे हैं, फिर 5 से ऊपर और उठा रहे हैं, 10 मीटर तक ले गए, फिर 15 तक ले गए। तो उसके लिए हमें निकालना है कि किस ऊंचाई पर वस्तु की ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इसके लिए हम एक स्लाइड नहीं लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पहली कंडीशन मान ली कि हम 5 मीटर उठा रहे हैं, हाइट कितनी होगी? 5 मीटर। तो बच्चा वो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। हमें m के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, हम g के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रखेंगे और h की वैल्यू लिख देंगे 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 mg, क्योंकि हमें हाइट की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद में बच्चों हमसे बोला गया कि इसको 10 मीटर पे ले जाएंगे। जैसे 5 तो ये और 5 और ऊपर उठा दिया, जब हम इसमें हाइट की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 10 mg। इसी प्रकार से जब हाइट को 15 मीटर कर दिया जाएगा तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 15 mg। अब हमसे ये पूछा गया था कि किस में स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ mg तो सब में कॉमन है, तो हमें ये करना है कि ज्यादा किस में होगी? जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो, जिसमें आंकिक मान ज्यादा होगा उसी की तो वैल्यू ज्यादा होगी, उसी का तो मान ज्यादा होगा, क्योंकि पीछे का तो सब सेम है, तीनों में mg है। वस्तु का भार कितना भी हो, जैसे वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो, गुरुत्वीय त्वरण सेम है, तो हम समझ सकते हैं कि जब पीछे वाला पार्ट सेम है तो जो आगे वाला पार्ट है हम उसी से डिसाइड करेंगे कि क्या बड़ा है क्या छोटा है।
इस क्वेश्चन को देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होगी, 15 पे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम कितनी होगी mg, 5 पे कितनी होगी 5 mg, भूमि स्तर पर 0 और यहाँ पे 10 mg। तो हमसे अधिकतम पूछा है, अगर न्यूनतम पूछा होता तो भूमि स्तर हम लगा देते, लेकिन अधिकतम पूछा है इसलिए हमारा आंसर होगा 15 मीटर पर। बच्चों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है, स्थिर बल की क्रिया में तहत 10 मीटर की गति करती है। बच्चों ये कार्य ऊर्जा वाला क्वेश्चन आ गया वापस। डेल्टा ई के बराबर होगा कार्य, क्योंकि विरामावस्था में है तो u1 कितना हो जाएगा 0 और u2 क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अंतर हम निकाल लेंगे 1/2 m u2 माइनस u1 का स्क्वायर। इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे कि m हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम और u1 हमें दिया हुआ है 10, u2 10 दिया हुआ है, u1 क्या है 0, तो घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर। तो जो 5 × 10 × 10 बटे 2, इससे ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 जूल। बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 250 जूल। बच्चों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उड़ते हुए जेट में क्या होता है, ऑब्वियसली स्थितिज ऊर्जा। लेकिन कोई जेट ऊपर उड़ रहा है, कोई जेट ऊपर उड़ रहा है तो बच्चों हम जानते हैं कि वो उड़ रहा है, गति कर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी, लेकिन वो ऊंचाई पर है, एक सर्टेन हाइट पे है। यदि उसकी गति बंद भी कर दी जाए, इंजन ऑफ भी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें ऊर्जा रहेगी, इसलिए उसमें दोनों ऊर्जाएं होंगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि को वाट में मापा जाता है। तो हम शक्ति की बात करें तो शक्ति का ही हमने वाट पढ़ा था, SI मात्रक, गतिज ऊर्जा को जूल में और संवेग को, संवेग क्या होता है बच्चों mv, यानी कि किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है आवेग, बच्चों आवेग का भी सेम होता है। इसी प्रकार से इसका तो आंसर हो जाएगा शक्ति। बच्चों कार्य करने की दर, शक्ति, इतनी देर से पढ़ते आए हैं, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया। इसी प्रकार से बच्चों यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में आप आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये हमने 2-3 बार पढ़ा है, अच्छे से सोल्व किया है और कुली वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि कुली से ये मत बोलना कि आपने कुछ कार्य किया ही नहीं, आपका कार्य 0 है। वो कब होता है, जब F बल और विस्थापन में कोण कितना हो 90 डिग्री, इसलिए आंसर 0 होता है Fs का गुणनफल। और तब कहा जाता है कि कार्य किया गया ही नहीं है। बच्चों एक कुली 10 मीटर दूरी, बच्चों जब कुली की बात आ गई वहाँ विस्थापन कुछ भी हो, दूरी कितनी भी हो, बल कितना भी हो, आंसर तो 0 ही आना है, क्योंकि उनके मध्य कोण तो 90 डिग्री रहने वाला है। तो कुली का ध्यान रखना बच्चों। बच्चों इसी मामले में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में कार्य नहीं होता। पवन चक्की, पवन चक्की पहले बिजली बनाएगी, उसके बाद में मोटर से पानी निकालेगी, कुछ तो कार्य होगा। सुमन एक पुल में तैर रही है। बच्चों सुमन है, एक पुल में तैर रही है, तो ये पीछे की तरफ पानी को फेंक रही है और गति आगे कर रही है, मतलब ऋणात्मक कार्य कर रही है, लेकिन कार्य तो कर रही है। कोई कार्य नहीं होने पर तो 0 कार्य होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये ऑप्शन सही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, बल भी आगे लगा रहा है, विस्थापन भी आगे हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव कार्य हो रहा है। लेकिन बच्चों एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो जो उसकी पीठ है, उसकी पीठ पे वजन है, तो इसका भार mg फोर्स नीचे लगेगा और जो चल रहा है तो विस्थापन आगे लगेगा, इसलिए 90 डिग्री इनके मध्य कोण बनेगा और कार्य 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कि जब एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा हो
तो उसका कार्य 0 माना जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। जो कार्य होता है वो निर्भर करता है एफ एस कोस थीटा पर, किस पर नहीं करता। जो विस्थापन पर करता है, बल पर करता है, दोनों के मध्य कोण पर करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। और जो अगला क्वेश्चन है कि कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, लंबाई इंटू चौड़ाई या द्रव्यमान इंटू आयतन। तो बच्चों हम क्लियरली जानते हैं कि बल इंटू विस्थापन ही कार्य होता है। और जो अगला क्वेश्चन है कि कार्य होता है यदि है, कार्य होता है यदि है, यदि बच्चों बल है तो कंफर्म नहीं है कि कार्य होगा, क्योंकि विस्थापन ना हो तो 0 हो जाएगा। ऊर्जा है, इससे भी मतलब नहीं है। घर्षण है, इससे मतलब नहीं। लेकिन बच्चों शक्ति है, यदि कार्य करने की शक्ति है तो कार्य माना जा सकता है। लेकिन बच्चों मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट बताया नहीं है कि क्या बात कर रहा है, और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। इसलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 33वां क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिक होगा, कौन अधिक कार्य करेगा। ये एक उठा हुआ हथौड़ा, चली हुई गोली, तेजी से घूमता आता हुआ पत्थर। बच्चों इस ऑप्शन में बी आएगा, क्योंकि एक चली हुई गोली जो होती है, ऐसे कोई गोली है चल रही है, तो इसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें जब विस्थापन बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें भी विस्थापन लिमिटेड होगा, हथौड़े में भी लिमिटेड होगा, घूमते हुए पहिए में भी विस्थापन लिमिटेड होगा। लेकिन जो गोली जा रही है वो 200, 300, 400 मीटर दूर तक जाती है, इसलिए चली हुई गोली में कार्य सबसे अधिक होगा। बच्चों अगला की है कि यदि एफ बराबर 0 हो, बच्चों फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा है, यदि एफ ही 0 है तो डब्ल्यू तो 0 होना ही है। इसी प्रकार से यदि एस 0 है तब भी डब्ल्यू 0 होगा, और कोस थीटा 90 डिग्री है तब भी डब्ल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एफ 0 है, इसलिए कार्य भी 0 होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मान किस पर निर्भर नहीं करता, समवेग पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि एफ एस कोस थीटा होता है, तो इसमें थीटा जो होता है वो विस्थापन और बल के बीच में जो कोण है उनके बराबर होता है। जो बल होता है और विस्थापन होता है ये डायरेक्ट रिलेटेड होते ही हैं एफ एस, और कोस थीटा है तो थीटा भी रिलेटेड होता है, इसलिए क्या रिलेटेड नहीं होता, समवेग। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का फॉर्मूला देखते हैं, W अपॉन टी। W क्या होता है बच्चों, जूल। T क्या होता है बच्चे, टाइम या सेकंड। तो जूल पर सेकंड के बराबर होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है। हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, जे इनवर्स। जब नीचे वाली घात को ऊपर लाते हैं तो माइनस में आ जाती है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई एजेंट टी समय में W कार्य कर रहा है, उसकी पावर क्या होगी, W अपॉन टी। अच्छा अब आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लग गए होंगे, क्योंकि हमने यही क्वेश्चन 2-2 बार तो सोल्व कर लिए, और हमने डेफिनेशन में भी अच्छे से पढ़ा है कि कोई एजेंट यदि W कार्य कर रहा है टी समय में, तो उसकी पावर का हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वही यही थी कि W अपॉन टी उसकी पावर होगी। इसका आंसर आएगा डी, W अपॉन टी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है, गतिज ऊर्जा का। क्योंकि क्लियर है कि यांत्रिक ऊर्जा की जब हमने बात की थी, इसको हमने कुल ऊर्जा भी कहा था, तो गतिज और स्थितिज के योग के रूप में हमने पढ़ा था। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार लास्ट में क्लियर हो जाए कि ये किस प्रकार होगा। कि जैसे प्रारंभिक वेग हमें v1 दिया हुआ है, या v1 नहीं, प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है, इसका v है। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, मतलब एक ही वेग है लेकिन दिया हुआ है कितना, v, और बाद में बोला गया है कि आधा करेंगे।
बाद में क्या कर देंगे v/2। तो हम प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं कि कितनी आती है। तो इसकी गतिज ऊर्जा बच्चों प्रारंभ वाली आएगी कितनी, हाफ mv²। और जब हम इसकी सेकंड केस में गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ये सेकंड केस में इसकी गतिज ऊर्जा निकालते हैं, m तो वैसा का वैसा, और v की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, v/2, क्योंकि इसमें हमने इसका वेग आधा कर दिया। जब हम इसे सोल्व करेंगे के सेकंड को सेकंड स्टेज में फर्क देखने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 का 1/2 m और v² का v²। ऊपर वाला तो वैसा ही है, लेकिन बच्चों बटे में 4 आ जाएगा। जो v²/2 का हम वर्ग करेंगे तो जो 2 का वर्ग 4 होता है, तो बटे में 4 आ जाएगा। बच्चों जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे ke1 की, तो हम पाएंगे कि 1/4 ये वाला आएगा, और जो इसकी वैल्यू है हम पूरी एक साथ लिख देंगे। ये वैल्यू तो यही है ना, ke1, इसकी जगह लिख देंगे ke1 1/4 इंटू ke1, यानी कि हमने ये सोल्व किया कि जो बाद की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका मान प्रारंभ की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 1/4 कम आया है। ठीक है, गतिज ऊर्जा हो जाती है तो बटो कितनी होगी, बाद की जो है वो पहले की कितनी होगी, 1/4। तो इसका आंसर आएगा कि बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी, गतिज ऊर्जा मिलेगी, वो पहले की 1/4 हो जाएगी, क्योंकि हमने वेग को आधा कर दिया। पहले जितना था उसका आधा कर दिया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी 1/4 मिलेगी। बच्चों इस प्रकार हमने 43 क्वेश्चंस इस यूनिट के भी कर लिए, और हम 30 से 35 क्वेश्चन हर यूनिट के कर रहे हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेस्ट हो जाए। और अग्निवीर में जब आप बैठो तो आपके फिजिक्स में 15 में से 15 क्वेश्चन सही हो, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस हो। और कॉन्फिडेंस के साथ आपने यदि मेहनत भी की है, तो मैं कहता हूं कि आपके 15 में से 15 सही होंगे और आप अग्निवीर बनेंगे। इसी प्रकार से हम अगली क्लास जो लेंगे उसमें हम ग्रेविटी के बारे में जानेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। और ये हमारा 4th यूनिट खत्म होने के बाद 5th यूनिट होगा। और आपका पेपर बच्चों 22 मार्च को शेड्यूल हो गया है, 22 अप्रैल को। और हमें कैसे भी करके अच्छे से पढ़ते हुए 30 मार्च तक ये कोर्स करना है। उसके बाद में हम ओनली न्यूमेरिकल्स करेंगे, MCQs करेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी हो जाए कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम बहुत अच्छा करके आएंगे और अग्निवीर बनने का सपना पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।